नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव अगले साल है। तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी अपनी तमाम जितनी सहयोगी दलें हैं, फिलहाल तो सहयोग में कई सारी दलें दिख रही हैं, अभी तक कुछ फाइनल हुआ नहीं है, क्या उन्हें तरजीह उतनी तरह से नहीं दे रही हैं। देखिए, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल जेडीयू से अलग हुए, जाना एनडीए में ही है। अभी कह नहीं सकते रास्ता कितनी जल्दी खुलेगा। आरसीपी सिंह है, मुकेश सहनी है, कई सारे लोग हैं। और दूसरी तरफ 7 दलों वाला महागठबंधन, कितनी तैयारी है। संजय गैसवा हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी क्योंकि हर दिन तैयार रहती है, चुनाव के लिए तैयारी करती है, इस बार तैयारी कर रही है या दूसरों के लिए जगह उतनी नहीं उसके पास? देखिए आलोक, आपने ठीक ही कहा। मौजूदा सहयोगी तो एक ही है, पशुपति पारस। लेकिन बीजेपी का प्लान देखिए और बीजेपी की हुंकार देखिए। हुंकार क्या? बीजेपी ने कह दिया है 2024 में 400 पार, मतलब 400 सीटें जीतेंगे, जैसे एक बार राजीव गांधी जीते थे। ठीक है, तो 400 पार की बात है। इसलिए बीजेपी ने अपने लिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए लक्ष्य बड़ा रखा है। चुनौतियां कितनी हैं बीजेपी को पता है। बिहार एक कठिन प्रदेश है जहां महागठबंधन से लड़ना है। फिर भी बीजेपी की कोशिश है कि हम बिहार जीतें। देखिए, नवादा में अमित शाह ने कहा 40 की 40, और जैसे ही अमित शाह ने कहा 40 की 40, बीजेपी मिर्ची लग गई। सहयोगी जो मौजूदा हैं और जो आने वाले हैं, जो तैयार बैठे हैं, चाचा भतीजा दोनों को। हाँ, दोनों को। और देखिए, हम सिर्फ सहयोगी की बात ना करें, जो इनके मौजूदा सांसद हैं वे भी परेशान हैं। देखिए, नवादा में उन्होंने क्या कह दिया, 40 की 40, और दूसरी बात कह दी नवादा भी जीतेंगे। नवादा में सांसद कौन है भाई? चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई, सूरजभान सिंह के भाई हैं, और पारस लोजपा के सांसद हैं। तो जब बीजेपी वहां लड़ेगी, देखिए यह सही है कि सारी पार्टियां सभी लोकसभा क्षेत्रों में तैयारी करती है। तो चिराग पासवान ने पलटकर जवाब भी दिया कि 40 की 40 पर तैयारी हम भी कर रहे हैं। देखा ही था कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में क्या किया था, अलग लड़का दिखा दिया था। अलग लड़का दिखाया था, लेकिन नीतीश कुमार को दिखाया था। देखिए, परेशानी क्या है, पारस जो साथ में है वह भी इस बात को भी नहीं जानते हैं कि उन्हें कितनी सीटें मिलेगी, उनकी पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, उनकी पार्टी को विलय करना होगा या कुछ और होगा। क्योंकि चिराग पासवान ने कह दिया है पशुपति पारस तो असंभव है। ठीक है, तो इतनी कड़ी शर्तें हैं, इन शर्तों के साथ क्या होगा नहीं होगा यह समझना मुश्किल सा दिख रहा है कि पशुपति पारस का भविष्य क्या है, उनके सांसदों का भविष्य क्या है। वैल्यू देने की भी जब बात होती है, वैल्यू देना होता है। जैसे चिराग पासवानी है, मुकेश सहनी है, फिलहाल वो तो खुद असमंजस की स्थिति में लोगों को रखे हुए हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हो गए। राहें बड़ी कठिन है लोग। देखिए, सभी परेशान हैं क्योंकि कोई संकेत, कोई आहट। आपने कल देखा कि मोकामा में बाबा चौहरमल महोत्सव था, वहां चिराग पासवान का तो जोरदार स्वागत हुआ। चिराग पासवान को एनडीए का ही हिस्सा हम मानते हैं क्योंकि वे स्वयं को नरेंद्र मोदी का हनुमान भी कहते हैं। लेकिन वहीं सम्राट चौधरी का विरोध हो गया, बीजेपी के अध्यक्ष का। क्यों नहीं संभाला गया? तो चिराग पासवान की शर्तें हैं, पशुपति पारस नहीं। चिराग पासवान की शर्त है वैशाली। चिराग पासवान की शर्त है कि उनके जो सांसद हैं वो बेटिकट हों। चिराग पासवान की शर्त है प्रिंस पासवान भी नहीं। तो ये तमाम शर्तें हैं। और देखिए, जो हमारी आंतरिक सूचनाएं हैं, जो सहयोगी दलों को परेशान कर रही है, मौजूदा और भविष्य के सहयोगी दल, जैसा आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा में भी आप देख रहे हैं, आप मुकेश सहनी में भी देख रहे हैं। जीतनराम मांझी कब किधर डोलते रहते हैं, कुछ कहना मुश्किल होता है। तो बीजेपी के भीतर जो तैयारी है, आगे क्या होगा जब लोग बैठेंगे सीट शेयरिंग को लेकर, तो सीटें ऊपर जाएंगी, कम रहेंगी। लेकिन अभी बीजेपी का मानना है कि हम बिहार में कम से कम 32 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अकेले 40 सीटें हैं, उनमें 32 पर लड़ेंगे। तो 8 में बाकी सब? हाँ, 8 में बाकी सब। लेकिन ये हो नहीं पाएगा, फिर समझौता नहीं होगा। 6 सीट तो चिराग पासवान पिछली बार लड़े थे, उनकी पार्टी लड़ी थी। वही तो मैं बात कर रहा हूं ना कि 2019 में क्या हुआ था, 17-17-6, 17 जदयू, 17 भाजपा, 6 लोजपा। तो अब यह तर्क दिया जा रहा है कि पारस के सांसद भी तो हैं, उनका भी समायोजन करना है। लोजपा 2 धड़े में है, लेकिन चिराग पासवान कहेंगे हम असली पासवान हैं, और वे दिखते भी हैं, दिखाते भी हैं। उनके पास भी चुनाव लड़ने वाले कई लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं। अरुण कुमार हैं, रेणु कुशवाहा हैं, राजू तिवारी हैं, हुलास पांडे हैं, उनके पास भी उम्मीदवार हैं। लेकिन
पारस के पास तो सांसद है, तो उन सांसदों का क्या होगा? अब आप देखिए, बात कीजिए उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा, आपने ठीक कहा, जेडीयू उन्होंने छोड़ा और वे बीजेपी की ओर ही बढ़ते दिख रहे हैं। नहीं, अगर बिहार में 2 धड़े हैं, महागठबंधन खेमा और एनडीए खेमा है, अगर इस धड़े को आपने छोड़ दिया तो अकेले आपकी नैया पार नहीं लगेगी, जाना आपको उस धड़े में ही है, तो जाना उधर ही है। और खुलकर कह दिया कि नरेंद्र मोदी का फिलहाल कोई सामना करते हुए दिख नहीं रहा है। अकेले लड़कर उन्होंने देखा भी है ना, क्या हुआ, और महागठबंधन के साथ भी लड़कर देखा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वहां तक पहुंचते। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही अलग हुए, यह बात कही जाने लगी कि बीजेपी से डील फाइनल हो गई है। 4 लोकसभा क्षेत्र, किसी ने 5 भी कह दिया, सीतामढ़ी, उजियारपुर, बेतिया, काराकाट तो स्वयं लड़ेंगे शायद। कुछ लोग वाल्मीकि नगर की बात कर रहे थे। उजियारपुर की शर्त यह थी कि नित्यानंद राय या तो सीतामढ़ी जाएं या वैशाली जाएं, क्योंकि नित्यानंद राय बेटिकट तो हो नहीं सकते हैं और वे आज की तारीख में सबसे ज्यादा ताकतवर भी हैं। लेकिन क्या हुआ उपेंद्र कुशवाहा के साथ? उपेंद्र कुशवाहा की बात ही नहीं हो रही है। नहीं, बात तो हो रही होगी। देखिए, बात होना और बात कितनी आगे बढ़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जो महामुकुट पहन रहे थे कुशवाहा समाज का, सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना दिया गया। सभी लोग चौंक गए। अध्यक्ष में किसका किसका नाम था? अध्यक्ष में नाम चल रहा था संजीव चौरसिया का, राजेंद्र गुप्ता का, मिथिलेश तिवारी का, ऐसे लोगों का नाम चल रहा था। लेकिन एक ट्रम्प कार्ड खेल लिया इन लोगों ने, और जैसे ही सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा हुई, कई बातें हो गई कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ अपनी ही पार्टी के प्रारंभिक नेता को बनाती है। यह मिथक टूट गई। सम्राट चौधरी तो कई दरवाजों से बीजेपी में आए हैं, कई दलों से आए हैं, लेकिन वो चेहरा बड़े बन गए। और बीजेपी के बारे में जो बात कही जाती थी कि उनके पास 2025 का कोई चेहरा नहीं है, बहुत सारे लोग चेहरा के रूप में देखने भी लगे, नारे भी लगने लगे, बिहार का योगी तक कहा जाने लगा। तो ऐसी सूरत में उपेंद्र कुशवाहा, देखिए कुशवाहा वोट की ही बात है ना, तो बीजेपी सीटों के तालमेल तक समझेगी कुशवाहा तक हमारी पैठ कितनी, मतलब सम्राट चौधरी की, और उपेंद्र कुशवाहा का वजन कितना। अब जब बात मुकेश सहनी की निकल, वैसे मैं यह भी मानता हूं कि जो कुशवाहा मत है ना, वह सवर्णों में जिस तरीके से राजपूत जाती है कि वह अपने सांसद को देखती है, वह अपने उम्मीदवार को देखती है। आप देखते हैं कि सवर्ण में सबसे अधिक सांसद उनके होते हैं। ठीक इसी प्रकार से पिछड़ों में, अति पिछड़ों में कुशवाहा जाति के जो मतदाता हैं वे अपने उम्मीदवार को देखते हैं। तो ये स्थिति उनके लिए है। अब देखिए, आपने बात कही मुकेश सहनी क्योंकि पहले से धोखा खाए हुए हैं। देखिए, मुकेश सहनी दोनों तरफ से, उनकी जुबान के हिसाब से दोनों तरफ से धोखा खाए हुए हैं। तो डील भी जब वो करेंगे तो सोच समझ के करेंगे और वो अपनी शर्तों पर ही राजी कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह तो कोशिश हर लोग करेंगे। चिराग पासवान कहेंगे 6 से कम हम मानेंगे नहीं। उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद वो पारस जी को हटाना ही चाहेंगे। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे हमने तो 2014 में 3 के 3 लिए थे और आपको दिए भी थे, तो उससे कम कहां। तो ऐसी बातें होगी। देखिए, मुकेश सहनी के बारे में आपने कहा कि दोनों ओर से धोखा खाए हुए हैं, तो अभी दोनों को झुला भी रहे हैं। देखिए, एक ओर से उन्होंने बाईप्लस ले रखा है और दूसरी ओर से सरकारी बंगला ले रखा है, 6 नंबर वाला। लोग कहते थे कि वो मनहूस है, लेकिन मनहूस है नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कि देखिए, जो सहनी वोटर्स हैं उसमें मुकेश सहनी ने अपनी पहचान बना ली है और बिहार के निषाद समाज ने मुकेश सहनी को नेता मान लिया है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन वो बार्गेनिंग में कितनी सीटें ले जाते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो गुमान है ना और बीजेपी की जो समझ है ना कि वोट तो सिर्फ मेरे ही पास है, लोकसभा चुनाव में वोट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ता है। फिर वो आप देखते हैं हिंदू ध्रुवीकरण की बात होती है और बीजेपी के पास तो एक बड़ा कार्ड आने वाला है, अयोध्या मंदिर 2024 में बनकर तैयार हो गया है, उसका पट खुलेगा, उसके बाद तो जय श्री राम होगा ही होगा। और वैसे भी आपने देखा होगा कि 2019 में जिन सीटों पर कहा जा रहा था कि बहुत जबरदस्त संघर्ष है, कांटे की लड़ाई है, 10,000 20,000 से फैसले होंगे, लेकिन जब ईवीएम मशीन खुले तो वहां जीत हुई 2 लाख वोट से, वहां जीत हुई 1.5 लाख वोट से। तो इससे बीजेपी ने निष्कर्ष निकाला कि वोट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पड़ता है लोकसभा चुनाव में। और जब राज्य का चुनाव होता है तो वहां फैक्टर अलग होते हैं। तो देखिए, यह सहयोगियों की बात हमने की, लेकिन जो उनके अपने हैं वो भी परेशान हैं।
अपने सांसद ही परेशान। हाँ, अपने सांसद ही परेशान। अब मुकेश सहनी की बात ले लीजिए, मुकेश सहनी को जो सीटें मिले, जहां से वे खुद लड़ना चाहेंगे वो लड़ेंगे। नहीं, चर्चा तो है कि मुजफ्फरपुर की अब वही तो मैं बात कर रहा हूं ना, कि यदि मुजफ्फरपुर से मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे तो क्या करेंगे अजय निषाद, कैप्टन जय नारायण निषाद के बेटे, 2 बार से सांसद हैं। अब आप देखिए आरा में आरके सिंह है, ठीक है, कार्यकर्ता उनका विरोध करते हैं क्योंकि वे कार्यकर्ता प्रेमी है भी नहीं, और बीजेपी में संगठन का बड़ा महत्व है। वो तो ब्यूरोक्रेट रहे हैं भी। तो देखिए मीना सिंह को ले आया गया, मीना सिंह और विशाल सिंह को, छटपटी तो बढ़ गई। अब हमने कल ही देखा है कि पवन सिंह, सिंगर पवन सिंह, भोजपुरी सिनेमा के स्टार, सुपरस्टार, वे विनोद तावरे से मिल रहे हैं जो बीजेपी के महासचिव हैं, साथ में संजय जायसवाल भी हैं, नितिन गडकरी से मिल रहे हैं, और जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है वह इस बात का संकेत देता है कि वे भी सांसद बनना चाहते हैं। उनके मन में भी बिल्कुल गुब्बारे फूट रहे होंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, निरहुआ है, कि जब वे बन गए तो मैं क्यों नहीं बनूं। गौतम गंभीर क्रिकेटर से बने के सांसद नहीं, ठीक है। अब भोजपुरी में तो भाई वो कंपटीशन, मुकाबला तो उन्हीं लोगों से करेंगे ना, तो वहां परेशानी है। अब देखिए महबूब अली कैसर, कौन सा सामाजिक समीकरण बैठेगा, खगड़िया के। तो ये सारी स्थिति और परिस्थिति है, ठीक है ना। और कई लोगों का रिटायरमेंट होना है, बीजेपी कह रही है। अब देखिए 75+ वालों को, 75+ वालों की बात हो रही है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, गिरिराज सिंह का टिकट तो कंफर्म है बेगूसराय में, लेकिन क्या राधा मोहन सिंह का टिकट कंफर्म है मोतिहारी में? रविशंकर प्रसाद का, जहां रविशंकर प्रसाद की बात, हाँ देखिए यहाँ ऋतुराज बिल्कुल लगे हैं, ठीक है ना। तो अश्विनी चौबे के बारे में बात होती है। अश्विनी चौबे के बारे में देखिए, जब कभी चुनाव होता है या मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, उनके बारे में कई तरीके की बातें कही जाती है कि बस गए, लेकिन होता उल्टा है। हाँ, लेकिन वो रमा देवी की भी चर्चा हो रही है, रमा देवी की भी चर्चा हो रही है, और कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी सीटें बदली जा सकती है। जैसे सुनील कुमार पिंटू के बारे में कहा जाता है कि वो सीतामढ़ी न लड़कर शायद उन्हें शिवहर भेज दिया जाए, ठीक है ना, यदि रमा देवी का टिकट कटता है। तो बीजेपी बिहार की मैक्सिमम सीटें जीतना चाहती है। कितनी सीटें जीतेगी, क्योंकि महागठबंधन से लड़ाई है, लेकिन बीजेपी के साथ जय श्री राम, और आप देखते ही हैं कि किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। ताकत तो है उस नारे में। नहीं, ताकत तो है ही, वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है ना, और नरेंद्र मोदी का चेहरा है, विपक्ष के पास अभी कोई चेहरा नहीं है। तो इस बात को समझने की, बात को समझना होगा। अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो एकजुट होना होगा, जिसकी कोशिशें नीतीश कुमार तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए भी चुनौतियां बड़ी हैं। जो एक बात बता दे, जैसा आपने कहा था, बीजेपी में दिन रात वोट पर काम होता ही है। बीजेपी महागठबंधन की 2 पार्टियां, आरजेडी, जगदानंद अध्यक्ष, लेकिन प्रदेश कमेटी नहीं। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी पिछले कई सालों से प्रदेश कमेटी नहीं। कैसे लड़िएगा, कैसे लड़ेंगे? और अभी से ही तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे मुकाबला कैसे कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी अपने सहयोगियों को कितना भाव देगी, कब तक भाव देगी, और कितनी ताकत? हर सहयोगी चाहते हैं कि कम से कम सीटें स्पष्ट हो, सामने वाला जो, ताकि वो तैयारी कर सके। लेकिन बीजेपी इस बार यह भी जान लीजिए, सीटें नहीं देंगी, पहले उम्मीदवार पूछेगी, आपके पास उम्मीदवार कौन है, पहलवान कौन है, अखाड़े में उतारने के लिए पहलवान कौन है। क्योंकि बीजेपी को गुमान तो इस बात का है ही ना कि चुनाव की जीत हार नरेंद्र मोदी के नाम है। नरेंद्र मोदी के ही नाम है। देखना है महागठबंधन बनाम एनडीए की इस लड़ाई में कौन किसे कितनी हद तक मात दे पाता है। लेकिन पहले अखाड़े में पहलवान उतरेंगे और किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।